ब्रज टॉक के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य में ब्रजवासी के रूप में जाने जाने वाले, खाटी ब्रजवासी के रूप में जाने वाले पंडित समीर शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। आज हम उनसे ब्रज को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही ब्रज वृंदावन में आने वाले तीर्थ यात्रियों की बारे में उनसे जानेंगे। साथ में हाँ, उनका निवास स्थान है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के मुख्य गली के सामने के वो निवासी हैं। कह सकते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी जी के वो पड़ोसी हैं या ठाकुर बांके बिहारी जी उनके पड़ोसी हैं, जैसा कि ब्रजवासी भाव रखते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो पंडित समीर शुक्ला जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बांके बिहारी जी के आप पड़ोसी हैं, या आप जैसा ब्रजवासी कहते हैं कि बिहारी जी हमारे पड़ोसी हैं। सखा भाव रहता है हम लोगों का, ब्रजवासियों का ठाकुर के प्रति सखा भाव ही जनहित में रहता है। तो आज के परिदृश्य को अगर हम देखें तो जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ रहा है, उस सखा भाव में क्या बाहर से आने वाला श्रद्धालु एक बाधक के रूप में उसको आप परिलक्षित कर सकते हैं क्या? नहीं, दूसरी चीज यह है सोचने की इसमें कि वृंदावन में जो भूमि का महात्म है वो भक्ति का महात्म है, और आजकल जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भक्ति भाव से ना होकर के पर्यटन के भाव से आ रहे हैं। यही उनका भेद है। जब तक वो मूल भावना को, वृंदावन की स्थिति को नहीं समझेंगे तो पर्यटन के हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन भक्ति के रूप में यदि देखा जाए तो उनको ठाकुर से कोई प्राप्ति नहीं होती। नहीं, ठाकुर से प्राप्त करने की कामना लेकर बिहारी जी में हर श्रद्धालु आता है, अपनी मनोकामना रखता है। लेकिन आप ब्रजवासी जन जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, उसे आप लोग कहते हैं कि पर्यटन के रूप में श्रद्धालु आ रहा है, भक्ति के रूप में नहीं आ रहा है। इसे कैसे परिभाषित किया जाएगा? नहीं, इसमें भक्ति के लिए कुछ सीमाएं होती हैं, और पर्यटन विभाग को यदि इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि भक्ति की भावना है या नहीं, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पहले ब्रजवासी के पास आकर के श्रद्धालु मिलते थे, उनके माध्यम से जो हमारे पंडा समाज हैं ब्रजवासियों का, वो उनको वहाँ का महात्मा बतलाता था, वहाँ के नियम संयम क्या हैं ठाकुर के प्रति, वो चीज़ बताया जाता था। आजकल उन सब चीज़ों का तो नदारद है। सीधा व्यक्ति आता है, अपने अंदर जो उसकी भावना है ठाकुर के प्रति अनुनय विनय कर करके वहाँ से चला जाता है। तो उसका संबंध जो है सिर्फ ठाकुर तक है, वहाँ की वृंदावन की महिमा से नहीं। ये अंतर आ गया है। नहीं, श्रद्धालु जो आ रहा है वो वास्तविकता में ठाकुर के लिए ही आ रहा है। वृंदावन की भूमि में ठाकुर है, ये एक अलग विषय है, और वृंदावन के लिए आना एक अलग विषय है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जैसे वृंदावन की भूमि में बहुत सारे ठाकुर विग्रह के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं, ठाकुर विभिन्न स्वरूपों में हैं, लेकिन बांके बिहारी के प्रति एक अलग ही ठाकुर के प्रति श्रद्धा भाव के साथ सबसे ज्यादा जो आगमन होता है वो ठाकुर बांके बिहारी के प्रति ही होता है। और वर्तमान में जो ठाकुर बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के अंदर जितने भी ब्रजवासी जन रहते हैं, वो अब उस विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वहाँ उनको कष्ट होता है। ऐसा क्यों? ये देखो, कुछ तो शासन प्रशासन की लापरवाही है। जब से उनका वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को लेकर के उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो यहाँ के मूल जो निवासियों से बिना पूछे बिना समझे, उनकी समस्याओं को ना देखते हुए, वो सिर्फ आगंतुक के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई। जो स्थानीय निवासी हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आने वाले पर्यटक को, वो जो घंटे 2 घंटे की उनकी जो रहाइश यहाँ रहती है मंदिर के लिए, बांके बिहारी मंदिर के लिए, उस समस्या को देखते हैं। लोकल व्यवस्था को वो उनको कोई मतलब नहीं है। ये विसंगतियां हैं कुछ शासन प्रशासन की तरफ से। नहीं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं विसंगतियां हैं, श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, लेकिन आप और हम दोनों ही देखते हैं कि श्रद्धालु भी अत्यधिक भीड़ में परेशान रहता है, सुगमता से दर्शन के लिए वो भी नहीं जा पा रहा है।
यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी श्रद्धालु भी परेशान है। नहीं, श्रद्धालु भी परेशान है, स्थानीय निवासी भी परेशान है, साथ में शासन प्रशासन भी परेशान है। उसको व्यवस्थित तरीके से जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं लेंगे तो यहाँ की मूल जो समस्या है, जो छोटी छोटी गलियां हैं, किस गली से किस गली में निकालना है, शासन ने जो देखा उसको जो समझ में आया कि इस तरीके से यहाँ रोक दो, उधर से निकाल दो, लेकिन उस समस्या को स्थानीय निवासी भी भोगता है, श्रद्धालु भी भोगता है और शासन प्रशासन को भी डबल फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो चीजें जो आपस में सामंजस्य होना चाहिए शासन के और स्थानीय निवासियों के बीच में, वो न था। सामंजस्य की वजह से सारी परेशानियां झेल रहे हैं। और अब तो इस प्रकार जैसे बिहारी जी पर व्यवस्था की गई है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सड़क मार्ग से 2 भागों में वृंदावन के उस बांके बिहारी मंदिर मार्ग को बांट दिया गया है। तो जो हमारी पारंपरिक शोभा यात्राएं होती थी, हमारे घर में जो ब्याह का उत्सव होता था, तो आसपास के जितने ब्रजवासी जन थे तो वो घुड़चड़ी लेकर वहां जाते थे। वो सारी परंपराएं भी अब टूट रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, निरंतर टूट रही हैं। ये सब नाकामी है शासन प्रशासन की, जो कि वो जो पुरातन स्थिति चली आ रही है, जो सामाजिक स्थिति वृंदावन की है, उसको वो धीरे धीरे गायब कर रहे थे और अपनी नई व्यवस्थाओं को थोपा जा रहा है। लागू नहीं किया जा रहा है, प्रशासन व्यवस्थाओं को थोप रहा है। वो चाहे वो आपके हित में है चाहे अहित में हो, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको वो सिर्फ जानबूझ करके थोपा जा रहा है। यदि उसकी कहीं ब्रजवासी जन उसकी कहीं शिकायत करने की कोशिश करते हैं तो उनको सुनवाई नहीं होती। इसका क्या कारण है? सुनवाई क्यों नहीं हो रही ब्रजवासियों की? आखिर ऐसा क्या बात है कि ब्रजवासियों की सुनना नहीं चाह रहा प्रशासन, या सरकार भी नहीं सुनना चाह रही? इसको लेकर आप क्या मानते हैं? आज के परिवेश में सरकार के विरुद्ध या शासन प्रशासन के विरुद्ध कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं है। मतलब एक तरह से हिटलर शाही अगर मैं कहूँ तो ये सरकार ये आप अपने शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी कहना कुछ घातक होगा। मतलब ब्रजवासियों की मनोदशा बिल्कुल इस तरह से बन गई है, असहाय हो गया है। ब्रजवासी आज पूर्ण रूप से असहाय महसूस कर रहा है अपना। बिल्कुल। तो कैसे इस चीजों का मतलब निस्तारण होगा? जी, कब तक असहाय जीवन ब्रजवासी जीता जाएगा? क्या आगे भविष्य ब्रजवासी का असहाय जीवन ही रह गया है? ये पुरानी चीजें हैं। युग जब बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं, और वर्तमान में हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में यदि हम कामना करें सतयुग की, वो हमारे लिए बेईमान। तो परिस्थितियां बदलेंगी और विकट होती चली जाएंगी, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। बुद्धिजीवी लोग वो अपने आप को, जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है ना, उस तरीके से अपने आप को समेट करके वो किसी तरह से भजन कर रहे हैं। आज हमारा जो निवास स्थान है, हमारे यहाँ भी ठाकुर जी हैं, काफी पुराना मंदिर है वो भी। पहले हम वहां पे भजन करते थे, अपनी ठाकुर सेवा करते थे, बड़ी शांति थी। और आज के परिवेश में हम वहाँ भजन करते हैं और वहाँ से लाउड स्पीकर की आवाज आती है कि आप जूते चप्पल वहाँ उतार के आए, आप फलाने गेट नंबर 2 को खोल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इतना शोर गुल हो गया है कि हम सुबह 6 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक, बीच में दोपहर में कुछ समय मिलता है, तो उस समय तो ठाकुर को विश्राम का समय रहता है, तो उस समय हमारा भजन पूजन तो हो नहीं पाता है। और सवेरे का समय रहता है या शाम का समय रहता है, उसी समय इतनी अशांति हो गई है वृंदावन में, जबकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। यहाँ पे इसको टोटल कॉमर्शियल कर दिया गया। वृंदावन के स्वरूप को संरक्षित करने का प्रयास तो किया नहीं गया। अगर मैं सीधा ये कहूँ साफ शब्दों में कि वृंदावन के स्वरूप को संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि विकास के नाम पर उसे व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। वृंदावन से लता पताओं का गायब होना, बड़े बड़े होटल, मॉल और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब बना दिए गए, जबकि वृंदावन जो पंचकोसी सीमा है उसके अंदर जो पुराने, आज से 50 साल 60 साल पहले आप चले जाएं तो यात्रीगण जो आता था ना, वो अपने नित्य क्रिया भी जो शौच आदि की होती है वो इस सीमा के बाहर जाकर के करता है। देखिए वो संभव नहीं है आज के आधुनिक समय में। अगर हम समय की बात करें, अभी आपने स्वयं कहा
कि युग बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। तो मैं उसी परिदृश्य में कहना चाहूंगा कि समय बदल रहा है, समय के साथ परिस्थितियां बदल रही हैं। आपने एक गहरी बात भी आपने कही थी, इसी लाइन के अंदर वो गहरी बात भी छुपी हुई है कि ब्रजवासी इस समय असहाय है, भजन कर रहा है अपने ठाकुर से, भजन के साथ वो कामना भी कर रहा है कि इस असहाय परिस्थिति से मैं निकलूं। और उसी में आपने एक लाइन कहा कि युग बदलता है तो परिस्थितियां बदलती है, तो इशारा 2027 की ओर तो नहीं है? नहीं, देखो, राजनीतिक व्यक्ति हम नहीं हैं, और राजनीति में क्या होता है, राजनीति में सिर्फ गंदगी है। बिल्कुल नहीं, वो बात आपकी सत्य है कि राजनीति में गंदगी होती है, लेकिन व्यवस्थाएं करना और कराना ये राजनीति का ही काम है। जो वर्तमान में सरकार बैठेगी, सत्ता की कुर्सी पर जो बैठेगा सत्ताधारी दल, वो राजनीतिक दल ही होगा। धार्मिक दल तो बैठेगा नहीं सत्ता में, ना धार्मिक संगठन के लोग बैठेंगे सत्ता में। तो परिस्थितियां कैसे बदलेंगी और परिस्थितियों में युग कैसे बदलेगा? समय चक्र में तो युग बदलेगा और युग के साथ परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? उसके लिए हम लोगों को, ब्रजवासियों को, एक आजकल काफी अच्छे माध्यम हो गए सोशल मीडिया की वजह से। तो जो श्रद्धालु आते हैं उनको ये समझाने का प्रयास होना चाहिए कि वृंदावन की महिमा क्या है। जब तक आप लोग आकर के किसी ब्रजवासी या किसी साधु या किसी संत से आप मुलाकात नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ की जो परिभाषा, जो वृंदावन की भक्ति की जो परिभाषा है, उसको आप नहीं जान पाएंगे। सिर्फ आप ठाकुर के दर्शन करेंगे, वो भी सड़क मात्र एक जो दर्शन करने का जो लाभ, जो नियम होता है, वो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ गए, ठाकुर जी के दर्शन करे और जय हो करा और हम सीधे चले आए, अपनी जो मनोकामना थी हमने वो कह दी। ये नहीं होता है। ठाकुर जी के पास हम जाते हैं तो हमें चरणों से लेकर के और मुखारबिंद तक अवलोकन करना होता है कि ठाकुर ने क्या श्रृंगार किया है, क्या वेश है उनका, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक बारंबार हम उनका अवलोकन करें और उस छवि को हम अपने ध्यान में लगा करके किसी एकांत में जाकर के उनका ध्यान करें। ये दर्शन का लाभ इस तरीके से कौन करता है? क्योंकि कोई जानता नहीं। यदि वो किसी ब्रजवासी के पास जाएगा, किसी संत के पास जाएगा, तो उसको ये सब जानकारियां मिलेगी। ये जानकारियों के अभाव की वजह से श्रद्धालु एक भीड़ बन के आती है और भीड़ बन के निकल जाती है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि श्रद्धालु भीड़ के रूप में आ रहा है और भीड़ के रूप में अपने गंतव्य को जा रहा है, लेकिन वो भीड़ आज हमारे ब्रजवासी जनों के लिए दुख का कारण बन गई है। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि एक माँ का देहांत हो गया और उनकी सभी यात्रा बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र से निकल रही थी और जो अर्थी थी वो फंस गई। तो कैसे मतलब जीवन जी रहा है माँ का ब्रजवासी, क्या उसकी मतलब पीड़ा है। और पूर्व में भी एक जो थे हमारे गौतम परिवार से थे, श्री कौशल किशोर गौतम जी, उनकी भी एम्बुलेंस आ नहीं पाई थी और उस समय भी यही परिस्थितियां आई। उस समय भी ब्रजवासियों ने इस बात को उठाया, लेकिन फिर से वही घटनाक्रम दोबारा से निरंतर होती रहेगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि श्रद्धालु भीड़ के रूप में आ रहा है और भीड़ के रूप में ही जा रहा है, लेकिन ये भीड़ हम ब्रजवासी परिवार जो बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस भीड़ का क्या कोई विकल्प हो सकता है? बिल्कुल विकल्प हो सकता है, लेकिन यदि शासन प्रशासन इस तरफ यदि गंभीरता से ध्यान दे तो काफी सारे विकल्प हैं। लेकिन स्थानीय निवासियों के बिना यदि वो अपनी कोई योजनाएं बनाते हैं, उनसे बिना पूछे, बिना जानकारी लिए, उनको किसी चीज में सम्मिलित किए बिना, तो उसका समुचित समाधान निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि आप कह रहे हैं विकल्प हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं? मैं एक ब्रजवासी के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में ही रहते हैं, वहाँ बिहारी जी के सबसे निकटतम पड़ोसी है आप, क्या विकल्प आपकी नजर में क्या विकल्प हो? हमने कई बार मीटिंगों में सुझाव दिए कि जिस समय कोरोना काल था उस समय भी सीमा निर्धारित की गई थी कि इतने लोग ही दर्शन करेंगे। एक मंदिर प्रांगण है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी क्षमता है, आप उससे अधिक व्यक्तियों को यदि लाएंगे तो अव्यवस्थाएं तो फैलेंगी। आज आपके घर में यदि कोई प्रोग्राम है और आपके घर में व्यवस्था है 50 आदमी की
और वहां 500 आदमी आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी फेल है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि श्रद्धालु दर्शन की कामना लेकर आता है, आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे रोक सकता है प्रशासन? नहीं, रोक नहीं अगर सकता। प्रशासन आज अगर श्रद्धालुओं को रोकता है संख्या के निर्धारण में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संख्या का निर्धारण किया जाए, मंदिर के अंदर जितनी क्षमता है उतने श्रद्धालु बुलाए जाए, ये कैसे संभव है? अगर कोई श्रद्धालु अगर दर्शन के लिए आ गया तो क्या विकल्प है? नहीं, दर्शन करने के लिए आएगा, जिस तरीके से ट्रेन में आपको जाना है कहीं, तो आप पहले रिजर्वेशन कराते हैं, नहीं कराते? तो श्रद्धालु को जब आना है तो वो उसकी व्यवस्था पहले से अपने निर्धारित करेगा ना, समय ले। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जिस श्रद्धालु को आज मेरे को 2 महीने बाद वहां जाना है दर्शन करने के लिए, तो मैं आज उसकी व्यवस्था करूंगा। ये थोड़ी ना मैं अचानक से उठ करके चल दूं। ये हॉस्पिटल थोड़ी ना है कि कभी भी कोई घटना घट सकती है, मेरे को कभी भी जाना है हॉस्पिटल। ये आकस्मिक घटनाएं नहीं है। दर्शन करना एक समुचित समझी सोची एक नीति होती है हर व्यक्ति की, कि मेरे को फलाने समय पे जाना है, उसके लिए मेरे को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए। सरकार बार बार, आपने भी देखा होगा, हम सब लोग भी देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की बात आती है, बीच में वहाँ पर पर्यटन सुविधा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन बुकिंग काउंटर भी खोला गया, लेकिन पता नहीं वो चला नहीं चला, बंद हो गया। उसमें शासन प्रशासन का कोई लाभ नहीं। जो योजनाएं बन रही है आज, जैसे कह रहे हो कि जो बैरिकेटिंग लगा दी, कितने प्रयोग हो चुके हैं इस भीड़ को संभालने के लिए। इतना पैसा, जो जनता का पैसा है, वो इतना शासन प्रशासन खर्च कर चुका है, लेकिन नतीजा शून्य है। और जो मुख्य व्यवस्था है जो रजिस्ट्रेशन की, उसको लागू नहीं करना चाहता। क्यों? कि उसमें फिर बंदरबाट नहीं होगी। मेहरबानी, व्यवस्थाओं के नाम पर जो मिल रहा है वो सब बंद हो जाए। और यूं भी कहें एक तरह से कि अगर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू कर दी जाए तो आज जो ये परेशानियां आ रही है, एकदम से उनका भी समाधान निकल सकता है। समुचित समाधान है। समुचित शासन प्रशासन इस चीज को ये बता दे कि हम इसलिए लागू नहीं करना चाहते, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ये एक खाटी ब्रजवासी के रूप में आपका कहना है, सुझाव है। सुझाव, हाँ, मतलब अगर इस सुझाव पे अमल किया जाए, वास्तविकता में अमल हो, तो काफी हद तक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रयास करना चाहिए शासन को। क्यों नहीं कर रहा है? समझ से बाहर है। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, उसका जवाब तो शासन प्रशासन ही दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हम लोगों के पारंपरिक जो परंपराएं चली आ रही है, घुड़चढ़ी वाली हुई, अगर कभी कोई अंतिम यात्रा के लिए निकलता था तो बांके बिहारी मंदिर से पुष्प आते थे, एक चादर आती थी, एक माला आती थी, उस पे अर्पण करने के लिए हमारे गोस्वामी बंधु स्वयं मंदिर से बाहर चढ़ना मत तुलसी लेके आते थे, पुष्प उस अर्थी पर चढ़ाए जाते थे, दुपट्टा पहनाया जाता था। वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही थी। किसी की ब्याह शादी होते थे, वहां पे दर्शन के लिए पहले दूल्हा वहां जाता है मंदिर में, वो भी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही है। हाँ, दूल्हा जाता है, उसके बाद दुल्हन, और वो भी जोड़े में भी पारंपरिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब नष्ट होती जा रही है। वृंदावन का स्वरूप जो है वो बिल्कुल वह स्वरूप नहीं रह गया है जो किसी समय में हुआ करता था, जिसको नाम को देखते हुए आज इतनी भीड़, जिस उस स्वरूप को याद करके आज वो इतनी भीड़ आज आ रही है। वो स्वरूप तो दिखता नहीं है, लेकिन वो आते हैं तो वो खो जाते हैं। अब इसको तो मेट्रोपॉलिटन सिटी बना दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन हाईटेक कर दिया। लेकिन पुरानी व्यवस्थाओं को आप विकास करिए, लेकिन पारंपरिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त मत नहीं, विकास करिए, पारंपरिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त मत करिए। अब सरकार तो चाह रही है कि बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जो इस समय भीड़ का दबाव है और आए दिन श्रद्धालुओं के बेहोश होने की घटनाएं आप सुनते होंगे। बेहोश कैसे श्रद्धालु हो जाता है, मैं परिस्थितियां जानना चाहता हूँ। आज तक बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में इतना लोकल आदमी रहता है, लोकल पुलिसकर्मी भी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा कर्मी कभी बेहोश नहीं होता, मंदिर का गोस्वामी समाज कभी बेहोश नहीं होता, वहाँ आसपास के दुकानदार जो अपनी दुकानों में भीड़ में ही होकर जाते हैं वो बेहोश नहीं होते, केवल श्रद्धालु बेहोश होते हैं। इसको किस रूप में देखेंगे? श्रद्धालुओं को इतनी भीड़ की आदत नहीं है। फिर कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ भूखे प्यासे रहते हैं, पानी तक नहीं मिलता उनको पीने में, भीड़ में इस कदर फंसे हुए होते हैं वो, यदि उनको लघु शंका लग जाए या प्यास लगे तो वो कुछ नहीं कर सकते।
वो वहां फंसे हुए हैं, ना तो वो आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना दाएं ना बाएं, कुछ नहीं। अच्छा, जब से शासन प्रशासन ने ये व्यवस्था संभाली है तब से ये चीजें ज्यादा होने लगी हैं। पहले भी भीड़ होती थी, हाँ, समय समय पे होती थी, अब प्रतिदिन लगभग होती है, पहले समय समय पे होती थी। तो यहाँ का लोकल जो स्थानीय निवासी है वो अपने सारे कारोबारों को छोड़ करके जनता की सेवा में पंखे लेकर के प्याऊ लगाते थे, उनकी सेवा करते थे। कहीं कोई फंस रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, उसको हटाते थे, अपनी दुकान में घर में शरण देते थे। लेकिन अब स्थानीय निवासियों को तो बिल्कुल पंगु बना दिया, तो उनका सहयोग तो रहा नहीं। हर गली में, हर जगह पर, रोड पर व्यक्ति तन मन धन से लगता था। अब वो सब चीजें खत्म हो गई। शासन के लोग पुलिसकर्मी लगते हैं, उनको इन सब चीजों से, उनको तो एक ऑर्डर मिलता है, आप यहाँ से जाने देंगे, आप यहाँ से नहीं जाने देंगे। परिस्थिति जो वहां की जो विकट परिस्थिति हो रही है वो अपना निर्णय नहीं ले सकता है। उसको तो एक ऑर्डर मिल गया, आप जाने नहीं देंगे। अब चाहे आदमी वहां मर रहा है, वो तो जाने नहीं देगा आपको। वो तो ऑर्डर फॉलो करेगा भाई। वहां की परिस्थिति को यदि वो देख ले, समझ ले, उसको यदि इतनी छूट दी जाए, आप परिस्थिति को देख करके आप यहाँ से आदमी को निकाल सकते हैं या आप और किसी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको इतनी अथॉरिटी नहीं है, तो वो तो बंद गया। और स्थानीय निवासी पहले उसको यदि कोई परेशान है, बेहोश भी हो गया, तो तुरंत उसको अपने घर में ले जाके पानी पिलाना, पंखा करना, उसकी सेवा करना, उसको कुछ खिलाना पिलाना, सब चीज होती थी। वो सब चीज खत्म हो गई। वो चीजें जो खत्म होती जा रही हैं, वो ब्रजवासी का जो भाव था वो भी खत्म हो गई। वो भी खत्म। अब ब्रजवासी को कौन पूजा? बाहर का आदमी आता है, अरे पंडे है, लूट रहे। वो क्या पंडे छीन रहे हैं उनसे? वो आपसे मांग रहे हैं तो आप दे रहे हैं, जब तो ले रहे हैं। और आपको कुछ वहां की जानकारी दे रहे हैं। पहले यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो जजमानी होती थी तो वही खाते में उनके पूर्वजों के नाम लिखे रहते थे, उनके कौन कौन आया है, वो सब चीजें, वो सब व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन उन व्यवस्थाओं को खत्म करने में समय काल की परिस्थितियां ही, समय काल की परिस्थिति भी है। कुछ वृंदावन का परिवेश उस समय ऐसा था कि काफी गरीबी थी, और जब पैसा आना शुरू हुआ, श्रद्धालु आए, पैसा भी आया, तो उसमें हमारे ब्रजवासी चकाचौंध में खो गए। उन्होंने उस समय उस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये कितनी विकृत रूप ले सकती है। वो उसी का परिणाम है कि आज हम लोग पीछे रह गए और भीड़ का दबाव इतना है कि आज आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। अब भीड़ का दबाव इतना है, सरकार कह रही है इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं की जिस प्रकार आगमन लगातार हो रहा है, उसको देखते हुए बांके बिहारी कॉरिडोर की आवश्यकता है। ठीक है, मानते हैं कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर बनाने से आपको बाहर तो जगह मिल जाएगी। क्या मंदिर पर आपका मंदिर के बाहर, हाँ, मंदिर प्रांगण के बाहर आप जगह बना सकते हैं। वहां पे आप 2 लाख आदमी इकट्ठा कर लो। मंदिर प्रांगण में से कितने आदमियों को आप 4 घंटे में गुजार सकते हो? वहां तो वो तो प्रांगण तो बढ़ेगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। बाहर आप पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हो। तो जमुना किनारा बहुत बड़ा है, वहां करो ना आप इकट्ठी, बिल्कुल दरवाजे पे इकट्ठी करोगे कॉरिडोर बना के। ये कौन सी नीति है? मैं आप कहना चाहते हैं कि जो कॉरिडोर बनाने के बहाने से भीड़ को एक जगह पर एकत्रित करने की जो शासन की मंशा है, अगर उसी मंशा को सरकार को अपना पूरा करना है तो उस भीड़ को यमुना किनारे इकट्ठा किया जाए और वहां से टुकड़ों में भेजिए। वहां से अगर कुंज गलियों के रास्ते से भेजा जाए तो स्वरूप भी बचा रहेगा, समस्या का भी समाधान होगा। लेकिन आप बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पर ला करके भीड़ को इकट्ठा करके और फिर मंदिर में आप, तो वहां भी भीड़ इकट्ठी होगी। उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। बस ये है कि तोड़फोड़ कर दो और वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को नष्ट कर दो। वृंदावन में लगभग हर घर में प्राचीन मंदिर है। हाँ, कहा जाता है वृंदावन में 5000 मंदिर है। उन सब मंदिरों को तोड़ करके आप एक कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, सिर्फ किस लिए? भीड़ को एकत्रित करने के लिए। उस भीड़ को आप यमुना जी बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूरी पे, हाँ, 150 मीटर की दूरी पर, 150-200 मीटर की दूरी है, वहां पर आप खुला स्पेस है, वहां पे आप कॉरिडोर बनाइए। वहां पे आप आगंतुकों को, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां आप रोकिए। वहां से आप, अब वैष्णो देवी में है, पहाड़ है,
वहां जनता को कहाँ रोका जाता है? नीचे ही रोक दिया जाता है और वहां से फिर टुकड़ियों में आपको भेजा जाता है। वो व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये व्यवस्था देश के विभिन्न प्रांतों में है, जैसा कि आप बता रहे वैष्णो देवी में भी है, और आपके ये इधर मैं चला जाऊं खाटू श्याम में, खाटू श्याम चले जाओ, बालाजी चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब जगह व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था लागू नहीं हुई। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या समझ में आ रहा है ब्रजवासियों को? क्या ब्रजवासियों को ही उजाड़ने की नीति तो नहीं चल रही? नहीं, दूसरी चीज और बोलूंगा मैं। हाँ, एक वृंदावन जो भूमि है, ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, वो धार्मिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से तो उसी वो उसका असर भौगोलिक दृष्टि पे इस पे भी आकर के पड़ेगा। तो ये 3 लोक से न्यारी है। तो एक हमारे बुजुर्गों की, संतों की एक लाइन, ये वृंदावन की लीला जाए मत जानो बुढ़ बच्ची, जाते ऋषि मुनि गए जपे जा राधे राधे। कॉरिडोर का बहुत जोर का प्रसंग चला। मैंने किसी पत्रकार को उस समय भी बोला था, मैंने ये वृंदावन नगरी है, यहाँ टेढ़ो ठाकुर है और टेढ़ी बाकी सारे काम है। मैंने शासन प्रशासन कोई भी हो जो इससे टकराएगा उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। आज कॉरिडोर को शासन ने, सरकार की तरफ से जो भी प्रस्ताव गए, न्यायालय में गए, न्यायालय ने अनुमति अनुमति दे दी कॉरिडोर निर्माण के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कॉरिडोर का निर्माण नहीं हो अटका पड़ा है। और ये होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। कुल मिला के ये है, जब तक ठाकुर नहीं चाहेगा वो तो अकाट्य सत्य वो नहीं हो पाएगा, परम सत्य। और यदि उसके साथ में यदि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसके दुष्परिणाम निकलेंगे, कोई अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। पर वर्तमान में दुष्परिणामों को तो स्थानीय ब्रजवासी झेल रहा है। वो ब्रजवासी क्यों झेल रहा है उन दुष्परिणामों को? अपनी परंपरा से ब्रजवासी हट गया, अपनी जो थी, अपना रहन सहन जो लोकल था बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र का, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। आज सुबह अब जब वो रेलिंग लगती है, सड़क वाली रेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनकी वैन वहां तक नहीं आ पाती है। एम्बुलेंस तो फिर दूसरी कड़ी में आ गई कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले आपके हमारे घरों में एक सब्जी वाला हुआ करते थे कि वो सब्जी की ढकेल लेकर बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में आ जाया करते थे। आज वो सब्जी वाले भी नहीं आते हैं। तो वो सारी परेशानियां ब्रजवासी किस दुष्परिणामों को झेल रहा है? ये उसी का परिणाम है जो ब्रजवासियों से जो सामंजस्य नहीं बैठाया जा रहा है, उसका परिणाम ये सभी ब्रजवासियों को भोगना पड़ रहा है। यदि शासन प्रशासन ऐसा नहीं है, यदि कोई समस्या है तो उसका कोई निराकरण। हमने एक छोटा सा सुझाव दिया था, हमारे मधु मंगल जी हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई थी, तो वो पूछ रहे थे, हम उनके चाचा लगते हैं वैसे, तो बोले कि चाचा जी इसका क्या समाधान हो सकता है? तो मैंने वही काफी कुछ विचार किया। मैंने कि जहाँ सड़कें छोटी होती है ना पूरे हिंदुस्तान में, वहां पे ब्रिज बनाए जाते हैं। ओवर ब्रिज यदि बनाया जाता है, यदि विद्यापीठ से ओवर ब्रिज उठाया जाए और उसको बिहारी जी की गली तक, मंदिर तक जोड़ करके और उसको जुगल घाट की तरफ निकाल दिया जाए, तो जो भी श्रद्धालु है उस ब्रिज पे होकर चलाओ उसको और सीधा मंदिर उतारो। जिसको मंदिर से बाजार में आना है वो नीचे मंदिर से फ्री है, बाजार में आ सकता है। जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए वो रास्ता वैसा का वैसा ही खुला है। तो ब्रिज बनाने के लिए भी तो जगह चाहिए, उसको इतनी जगह तो पर्याप्त मिल जाएगी। ऐसा नहीं है यदि 4-4, 5-5 फुट यदि दोनों साइड से ली जाए तो उसके लिए कोई ज्यादा नुकसान होगा। और जो जगह वहां जाएगी जिनको, उसको उसके बदले में उनको ब्रिज के नीचे जगह दे दी जाए। जो दुकानें टूटती हैं करती है तो ब्रिज के नीचे दुकान बना दी जाए। जिनकी जगह जाए उनको वहीं की वहीं दे दो, क्या दिक्कत है? मतलब कॉरिडोर का विकल्प आप ओवर ब्रिज होना चाहिए। ओवर ब्रिज होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में है। पूरे जहां रोड छोटी हो रही है वहां ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ये क्या बात इनको समझ में नहीं आती? ब्रिज बनाकर
उस भीड़ को नियंत्रित करने के अलावा उसको सीधे आगंतुक के लिए पहुंचा सीधे, हाँ, आगंतुक को सीधे सीधे आप पहुंचाइए वहां पर, किसी लोकल वाहन को या उसको वाहन मत चलने दीजिए। वो सिर्फ आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए रास्ता होना चाहिए, जो कि ऊपर के ऊपर आए और दर्शन करें और बाहर निकल जाए। और जिनको यदि बाजार में आना है, कुछ दुकानदारी करनी है, खरीदना है, तो वो भी मंदिर तक आए और दर्शन करके वहां से स्वतंत्र है। वो नीचे से जाए, ऊपर से जाए, कहीं से जाए। लेकिन वो तो सरकार तो कह रही है कि कॉरिडोर ही एक विकल्प है। सरकार ही कह रही है कॉरिडोर विकल्प है। ठाकुर जी बताएंगे उनको, फिर सरकार तो हर 5 साल में बदलती है। यदि ठाकुर जी की मर्जी होगी तो रिपीट कर देंगे, ठाकुर जी की मर्जी नहीं होगी तो बदल देंगे। वो ठाकुर जी की मर्जी पे तो हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं, और यदि देखेंगे ये सरकार सही काम नहीं कर रही है तो हम अपना मत जो है हम स्वतंत्र हैं देने के लिए। तो वही हुआ था अयोध्या में, क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, उज्जैन में क्या हो रहा है। वहां के जो लोकल निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वो दुखी। श्रद्धालु से पूछा वो तो कहेगा हाँ बनना चाहिए, लेकिन जो स्थानीय निवासी है, जो उन श्रद्धालुओं की स्वागत करता है, वही परेशान है, तो उनको स्वागत करेगा नहीं। यहाँ तो हमारे ब्रज में कहा जाता है, स्वयं ठाकुर भगवान श्री कृष्ण भी कह के गए कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण। लेकिन यहाँ तो ब्रजवासियों को ही प्रताड़ित करने का कार्य कम से कम बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत तो किया ही विशेष रूप से है। बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के जितने भी शायद कौन से भी इलाके हो, चाहे वो बिहारीपुरा हो या दुसायत हो या मनीपाड़ा हो या पुराना शहर हो या अटकम्मा हो या दाऊदी का तिराया हो या आपकी जंगल कट्टी हो, तो सारे के सारे इलाकों के जो ब्रजवासी है आज अपने आप को ठगा सा महसूस बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर। और उस ठगा हुआ वो ब्रजवासी आज अपनी मुक्ति चाह रहा है ठाकुर से ही प्रार्थना कर रहा है कि इस अजब गजब परिस्थिति से ठाकुर मुझे निकाले। तो उसके लिए क्या मतलब ब्रजवासियों को अब नया करना है, प्रार्थना तो वो रोज अपने ठाकुर के आगे कर रहा है। तो ब्रजवासी उससे ज्यादा, प्रार्थना से ज्यादा किसी को सर्वोपरि नहीं मानता, वो ठाकुर से ही शिकायत करता है। उसी का परिणाम है जो सरकार चाह रही है, वो चाह करके भी नहीं कर पा रही है। ये ब्रजवासियों की वेदना है, और यदि ब्रजवासी को सताया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति के मंसूबे सफल नहीं हो सकते। उनको चाहिए कि ब्रजवासियों को साथ लेकर के कोई भी योजना बनाए। हित उसमें ब्रजवासियों का भी है, वृंदावन का भी है, और शासन प्रशासन का भी है, सरकार का भी। तो ब्रजवासियों को साथ लेकर सरकार योजना बनाए और उसके बाद बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र का जो कॉरिडोर सरकार चाहती है, चाहे कॉरिडोर बने या जैसा जो भी कुछ हो, तो कम से कम उसमें ब्रजवासियों के प्रतिनिधित्व के रूप में एक आवाज बुलंद हो, और उस बुलंदी की आवाज को उसको सुनते हुए सरकार अपनी योजनाओं पर आगे बढ़े। ये तो हुई एक बात। एक दूसरी बात अब मैं कहना चाहूंगा आपको कि बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत ही अब जो पुलिस कार्यरत है, वो पुलिस भी स्थानीय लोगों की नहीं सुनती है। लोकल आदमी अपना आधार कार्ड भी दिखाता है, बताता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, या मेरा उस गली में घर है। उसको किस रूप में आप कहना चाहेंगे? वो बदतमीजी है। पुलिस जो जितनी भी फोर्स लगाई जाती है वो सुविधा के लिए लगाई जाती है, जबकि उल्टा कार्य होता है। क्योंकि यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करना एक मेरी समझ से पुलिसकर्मी के लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। जो पुलिसकर्मियों की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है। वो किसी से प्यार से बात करने की ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको तो डांटने की ट्रेनिंग होती है। वही उनके अंदर चीज रहती है, तो वो वही व्यवहार लोग बागों से करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय निवासियों को ही परेशान करते हैं, वो आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी झगड़े देखे गए। आए दिन झगड़े होते हैं, मारपिटाई होती है। लेकिन जो ड्यूटी का दायित्व है वो तो पुलिस कर्मियों पर ही है। वहाँ लगाई जाएंगे पुलिसकर्मी, वहाँ अलग से कौन आएगा? एनजीओ लगाने चाहिए। एनजीओ पुलिसकर्मियों का ये काम नहीं। पुलिसकर्मियों का काम है कि यदि कोई अव्यवस्था या उपद्रव यदि कोई हो रहा है तो उसको नियंत्रित करे। मैंने कुछ पुलिस वालों को सुना है जो बोलते हैं, मैंने इसीलिए आज आपको यहाँ पर बुलाया क्योंकि हम तो वहां रहते हैं, दिन रात का निकलना है आना है, तो बोलते हैं महाराज जी कहाँ हमको गालियां देना सिखाया जाता है और यहाँ पे हाथ जोड़ने पड़ता है। क्या उल्टी ड्यूटी हो गई है हमारी।
हमारी मति खराब कर दी है। ये तो अच्छी बात भी है कि पुलिस वालों को गालियां देना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ हाथ जोड़ के निवेदन कराया जा रहा है। तो वो कहता है ये ट्रेनिंग हमको नहीं मिली। हाँ। हाथ जोड़ के पुलिस सामने वाला तो परेशान है, वो भीड़ में धक्के खाता हुआ आ रहा है, वो आपसे गर्मी में ही बात करेगा, आपको शांत रहना है, उसको सांत्वना भी देनी है कि कोई बात नहीं, हम अभी संभालते हैं। ये ट्रेनिंग दी है क्या? ये ट्रेनिंग होती नहीं है, जैसा कि आपने भी बताया। तो फिर अब उससे हम कामना ये करें कि ये फूल बरसाएगा, श्याम तो जहरी उगलेगा ना, अमृत तो नहीं बरसाएगा। मैं उपमा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ उनकी जो कार्यशैली, अगर वो कठोर नहीं बनेंगे तो वो फिर काम भी नहीं होगा। वो सीधा धक्का देते हैं। अब उसमें बड़ा बूढ़ा, बच्चा, बीमार, सब तरह के लोग हैं, वही छुटैल होते हैं, वही बेहोश होते हैं। ये और कोई कारण नहीं है, सफोकेशन नहीं हो रहा है जो बेहोश हो गए, वो धक्के में, मुक्के में। तो यही जाता है कि दम घुटने के कारण। नहीं, दम कहाँ से घुट गया? यही चीज है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। जब दम घुटेगा, सफोकेशन होगा, तो एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी को थोड़ी ज्यादा परेशानी होगी, किसी को कम होगी, लेकिन होगी सबको। वहां तो एक ही व्यक्ति चुटैल होता है, एक ही व्यक्ति बेहोश होता है, वो भी श्रद्धालु लोकल नहीं होता है। जो ड्यूटी पर पुलिस वाले होते हैं वो भी नहीं होते, ना दुकानदार भी नहीं होता, क्योंकि वो उस चीज से पीड़ित नहीं है ना। हाँ, वो भी आपने कहा, जो पीड़ा है, वो प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति किसी तरीके से बैरिकेडिंग को मैं पास करके निकल जाऊं, क्योंकि उसके परिवार के आधे लोग जा चुके और कुछ लोग रह गए हैं, तो वो तो परिवार में बिछड़ ना जाए, वो मिलना चाहेगा। वहां उनको दिया जाता है धक्का, और वो धक्के में तो वो 2 जनों के चक्कर में 50 जने धक्के खाते हैं। वहां वो चुटैल होते हैं, बेहोश होते हैं, गिरते हैं, नाम आता है भीड़ का। अब भीड़ का वो धक्का दिया किसने? सीसीटीवी कैमरे का कभी कोई जांच नहीं होती है, लगा सब जगह रखे, लेकिन जांच नहीं होती है कि ये किस वजह से हुआ। यदि जांच में यदि कोई दोषी पाए जाते हैं पुलिसकर्मी, तो वो उस चीज को दबा दिया जाता है। नहीं, वो बात तो मैंने आपकी मान ली, और सत्यता भी यही है कि हम और आप सब लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान जो हादसा घटित हुआ, उसके लेकर आज तक सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट नहीं आई सामने। कौन उसमें दोषी करार दिया गया, आज तक ये भी किसी के सामने नहीं आया। सीधा उस घटना के बाद एक कॉरिडोर की प्लानिंग हम सब लोगों के सामने आ गई कि कॉरिडोर बनेगा, भीड़ नियंत्रण होगी, और लगातार। मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा था अपनी बातचीत के दौरान कि भीड़ तब भी होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन कुछ पर्वों पर होती थी, चाहे वो अक्षय तीज का पर्व हो, या वो हरियाली तीज का पर्व हो, या वो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो। लेकिन जो भीड़ होती थी पहले भी, वो भीड़ अब भी होती है, उसी अनुमान में होती है, लेकिन उस समय आदमी बेहोश नहीं होता था, अब जरूर बेहोश होता है। विष्णु जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वो जो श्रद्धालु आता था पहले, कृष्ण जन्माष्टमी के हादसे से पहले जो श्रद्धालु आता था, वो भी इन परिस्थितियों का मतलब साक्षी नहीं होता था, उसको भी अनुकूलता नहीं होती थी, लेकिन वो बेहोश नहीं होता था। आपने कहा था कि परदेसी को आदत नहीं है इतनी भीड़ की, तो भीड़ को उस समय भी परदेसी को आदत नहीं थी, लेकिन वो बेहोश होने वाला घटनाक्रम तो हमने कभी अपने जीवन में सुना नहीं, लेकिन मंगला आरती के बाद ये घटनाक्रम हम बहुत सुनते हैं। देखिए, हम स्थानीय निवासी हैं, ठीक बिहारी जी के पास रह रहे हैं, हर गली से, हर चीज से, और वर्षों से देखते आ रहे हैं। हमने वो समय भी देखा है जब पूरे बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में 50 आदमी दर्शन करते थे, और आज सीमा अनगिनत है। परिस्थितियां कब से बिगड़नी शुरू हुई? जब से शासन ने बैरिकेडिंग लगानी शुरू की। पहली बैरिकेडिंग आपको याद है कहाँ लगी थी? मंदिर के अंदर नहीं, वो अंदर की चीज अलग थी, मंदिर के बाहर पहली बैरिकेडिंग 3 नंबर गेट की जो सीढ़ियां हैं वहां पे लगाई गई। वहां निरंतर हमारा बैठना होता था गिरधारी चित्रकार की दुकान पर। उस बैरिकेडिंग से हमने महसूस करा कि समस्या कितनी विकट हो गई है। पहले व्यक्ति आता था, जाता था, कोई कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है, वो स्वतंत्र था। अब तो वो बैरिकेडिंग अब वो बैरिकेडिंग के चक्कर में आज
3 से मान लो आगे 1 लाख व्यक्ति आता है, सपोज करो 1 लाख व्यक्ति आज दर्शन करने आया, बैरिकेडिंग आपने लगा दी, वो वहां से वापस नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। अब उसका घूम करके आएगा वो वापस उसी जगह, क्योंकि उसके जूते चप्पल रह गए, उसका भोग प्रसाद रह गया, उसका सामान रह गया, और वो तो वार ही रखा है, वो उसको लेकर के लेने आएगा, फिर लेकर के जाएगा। तो वो एक व्यक्ति एक जगह पर 3 बार, तो 1 लाख व्यक्ति वो 3 लाख एक ही जगह पे, वो व्यक्ति 3 लाख की संख्या उस जगह पर घूम करके गई। भीड़ किसने बढ़ाई? लेकिन सरकार तो कह रही है ना, जूते चप्पल उतार के आओ, कहाँ? विद्यापीठ चौराहे पर उतार के आओ, अपने घर ही ना उतारे आओ, गौतम पाड़ा चौराहे पर अपने घर ना उतारे। अब पहले भी तो आते थे, मैं वही तो पहले तो सरकार नहीं कहती थी, बिल्कुल नहीं कहती थी, ना अनाउंस होता था, ना कुछ होता था। मैं तो स्वयं इस बात को कह रहा हूँ कि पहले ये परिस्थिति, अब व्यक्ति जहाँ से घुस रहा है वहीं से बाहर निकल आया, उसको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे मंदिर के अंदर। वो झांकी ली उसने, और झांकी लेकर के वो जहाँ से घुसा वहीं से निकल आया, उसने अपना जो भी सामान है लिया और जहाँ से आया वहां से निकल गया, कोई परेशानी नहीं। आपने उसी व्यक्ति को 3 बार बुलाया उसी जगह, जाके वो बाहर निकल पा, तब जाकर के वो बाहर निकल पा रहा है। तो एक व्यक्ति 3 बार एक जगह पे आ रहा है, तो 1 लाख व्यक्ति आया तो 3 लाख हो गया। और यदि 3 लाख व्यक्ति आता है तो उतनी ही भीड़ में वो आराम से निकल जाएगा, यदि आप उसको रोकोगे। सारी व्यवस्थाएं जितनी भी बैरिकेडिंग की हैं, इनको मेन रोड पे लगानी चाहिए। पैदल व्यक्ति के ऊपर में कोई शासन अनुशासन नहीं होता। आप जो वाहन आते हैं उनको आप व्यवस्थित करिए, और अंदर पब्लिक को आप खुला छोड़िए। वहां पे आप वॉलंटियर लगाइए, एनजीओ वालों को लगा दीजिए, जो कि किसी को यदि कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, तो वो उसकी हेल्प कर दे। कोई समस्या नहीं है, एक बार करके देखना चाहिए। बहुत सारे प्रयोग करे हैं शासन ने। हाँ बिल्कुल, लगातार कई सारे प्रयोगों तो एक बार हम भी बने, आप भी बने। एक बार हमको याद है, विनीत नारायण जी ने एक बार हरियाली तीज के पर्व पर, और वही माना जाता था बांके बिहारी मंदिर के लिए, हरियाली तीज का ही सबसे बड़ा त्योहार माना जाता था। उसके लिए एक्स्ट्रा पुलिस भी पूरी फोर्स आती थी, पीएससी आती थी, उसमें पूरा वृंदावन के लिए पूरी व्यवस्था होती थी उसकी। उस समय पे उन्होंने जूते चप्पलों के लिए मुख्य जो गली है 3 नंबर, इस समय वहां पर जूते चप्पल उतरवा दिए थे, उनके झोलों में रखवा दिए थे, और जिस गेट से निकल रहे थे उस गेट पे उनको प्रोवाइड कराए थे। तो उन्होंने कुछ 150 वॉलंटियर लगा करके और वो व्यवस्था बनाई थी। बड़ी सुगमता से दर्शन हुए, बिना भीड़ के दर्शन हुए, वो हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। 3 नंबर पर अगर आप जूते उतरवाए उन्होंने, और जिस गेट से वो निकल रहे हैं, चाहे वो 4 नंबर जो भी हो, तो वहां से वो जूते वहां कैसे पहुंच गए? वो लोग पहुंचाते थे। अच्छा, वो वॉलंटियर जो थे वो उनमें उनको टोकन दे दिया, वो टोकन नंबर उसमें थैले पे पड़ा हुआ है, वो उनको वहां पे मिल रहा है। अच्छा, इतनी देर में अगर श्रद्धालु दर्शन करेगा उतनी देर में वो पहुंच जाएंगे। और पहले व्यवस्था ये बनाई थी, 3 नंबर से घुसता था, जो आज 2 नंबर गली गेट बना रखी है वहां से निकलता था। 4 नंबर या 5 नंबर से नहीं निकालते थे, उसको वहीं की वहीं निकाल देते थे। जो उधर से घुस रहा है, 1 नंबर से घुस रहा है, उसको 4 नंबर से निकाल देते थे, तो वो वहीं पहुंच जाता था। अब इन्होंने बहुत चक्कर, 3 किलोमीटर का चक्कर बना दिया। सबसे ज्यादा परेशानी उसी बात। यदि मान लो किसी फैमिली के साथ में, किसी परिवार के साथ में 2 बच्चे हैं छोटे, वो भीड़ को देख करके वो अंदर नहीं जाना चाहते, वो उनको बाहर छोड़ गए और दर्शन करने चले गए, लेकिन उनको लेने तो आना पड़ेगा। अब तो ये परेशानियां बहुत सारी हैं कि कोई वृद्ध है, वो भीड़ को देख करके वो बाहर से दंडोत कर रहा है, लेकिन परिवारी जन अंदर चले गए, उसको कहीं किसी दुकान पे बैठा गए, और उसको लेने के लिए वो 3 किलोमीटर का चक्कर काट के आ रहे हैं वापस। वो बात, आपकी बात की सत्यता सिद्ध हो गई। 1 लाख के 3 लाख ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वो हो ही जाते हैं सारी। तो इनको अंदर के जो शहर की जो बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है, इन्होंने वन वे जो बनाया है वही गलत है। इनको वन वे बनाना चाहिए। रोडों पर जो वाहनों का है वहां आप उनको व्यवस्थित करिए। यहाँ पे आप किसी संस्था को लगा करके या अपने होम गार्डों को लगा करके या किसी एजेंसी को नियुक्त कर करके वहां पे इस व्यवस्था को जो क्रियान्वित कर सकें उनको वो करनी चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा कि बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के अंदर जितना भी बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र है, वहां पर सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, वर्षों से नहीं है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, महिला श्रद्धालुओं के सामने तो बड़ी शर्मनाक स्थिति हो जाती है।
हम स्वयं ब्रजवासी जनों की आंखें उस समय इतनी नम हो जाती है, झुक जाती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार करोड़ों रुपया तो खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो मूलभूत सुविधाओं में जिसे प्रसाधन माना जाता है, उसको ना अभी तक बनाने के पीछे क्या मंशा या क्या कारण? नहीं, उसके लिए देखो, प्रथम तो मैं दोषी ठहराऊंगा मंदिर कमेटी को। किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसी जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं, उनको ये कंपलसरी है, ये हमारा कानून भी कहता है कि आप सुलभ शौचालय की व्यवस्था निश्चित करनी पड़ेगी, तभी आप उस जगह को पब्लिक प्लेस के लिए खोल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं खोल सकते हैं। तो इस पर शासन को मंदिर प्रबंधक के ऊपर में जोर डाल करके बोलना चाहिए कि आप इस व्यवस्था को बनाइए। मंदिर के पास समुचित व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे तो बना सकता है। तो मंदिर प्रबंधक के हाथ में तो है ही नहीं, मंदिर प्रबंधक के ऊपर भी जुडिशियल जो भी है उसको करना चाहिए ना। जुडिशियल किस लिए बैठा? बिल्कुल मंदिर की व्यवस्था को बनाने के लिए, ये व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। हाँ, व्यवस्था के अंतर्गत आता है, लेकिन और मुख्य रूप से आज यदि इसके ऊपर यदि कानूनी कार्रवाई की जाए ना, तो जो भी इसका दायित्व जिसने संभाल रखा है ना, उसके ऊपर तलवार लटक सकती है। या आपने इतनी विशेष चीज को आप नजरअंदाज किए बैठे हैं वर्षों से। वो आजकल की बात नहीं है, वर्षों से मतलब अत्यधिक इतनी भीड़ आने के बाद वो तो ये समझ लो कि ब्रजवासी लोग, तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ब्रजवासियों के यहाँ दरवाजे खटखटाते हैं, वहां जाकर के वो इस स्थिति का अपना निवारण करते हैं। यदि वो लोग भी स्थानीय लोग भी काफी दुखी हो जाते हैं। एक दिन में 10-20 लोग आ रहे हैं, कुछ गंदगी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहाँ तक करेंगे? अच्छा, एक दो हो तो कर देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, अपने घरों में मना नहीं करते। जैसे हम लोग भी है, कोई यदि आ जाता है बेचारा तो ठीक है, करिए। वो एक मानवता के आधार पर आवश्यकता है। नहीं तो शासन की, मंदिर प्रबंधन की ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। इसकी आवाज आपके माध्यम से लोग तक पहुंचे, शासन मंदिर प्रबंधक तक पहुंचे और इस पर ध्यान दें। इसी के साथ में एक चीज और चाहूंगा कि बाकी बिहारी मंदिर क्षेत्र जन प्रसिद्ध, लेकिन गंदगी की व्यवस्था, आप ब्रजवासी भी जूझ रहे हैं, श्रद्धालु भी जूझ रहा है। बात बाकी बिहारी मंदिर की आती है व्यवस्थाओं की करने की, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि सुलभ शौचालय नहीं है। अब मैं सीधा सफाई पे आ जाऊं तो आप स्वयं साक्षी है। सुबह जब आपके दिन की शुरुआत होती है तो सड़कों की, बाकी बिहारी मंदिर पर विद्यापीठ चौराहे से लेकर पूरे मंदिर क्षेत्र की सड़कों की अगर मैं स्थिति की बात कर लूं तो सीवर का और सब चीजों का गंदा पानी सड़क पर बहता हुआ नजर आता है कि नहीं? ये हकीकत बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज है जो सफाई कर्मी है। बीच में कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने रात में सफाई करवाई थी, किसी दूसरी एजेंसी को दिया था। उस समय सफाई की स्थिति कुछ हद तक ठीक थी। सीवर सारी चौक पड़ी हैं, नालियां सारी चौक पड़ी हैं। नालियों को साफ करने के उससे निगम जो है वो काफी अतिक्रमण के नाम पर काफी व्यापारियों का शोषण करता है, काफी तोड़-फोड़ करता है, लेकिन सफाई जस की तस रहती है। जो बाजार में संकीर्ण बाजार है, पुराना बाजार है, आज जो 2 व्हीलर हैं उन लोगों की ऐसी अव्यवस्था है कि लगभग हर व्यापारी दुकानदार के सामने वो एक दो वाहन खड़े ही रहते। वो तो सुन के भाई अपने वो वाहन को कहाँ ले जाए, उसके लिए उसके पास में कोई व्यवस्था नहीं है कि कहीं सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आप यहाँ पे अपने वाहन खड़े कर सकते हैं। चलो थोड़ी दूरी पे दे दो, कहीं तो कोई व्यवस्था बनाओ, नहीं बनाते, चलो कोई बात। उससे आदमी जैसे तैसे जूझता है, करता है, लेकिन सफाई के नाम पर 0/0 सफाई कर्मी उस समय आते हैं जब पूरे भीड़ का दबाव होता है। तो वो अपनी ढकेल को लेकर अड़ के खड़े हो जाएंगे, अपनी झाड़ुओं को लेकर खड़े हो जाएंगे, कह देंगे हम कैसे सफा करें। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है और लोकल ब्रजवासी भी देखता है कि जो मंदिर खुलने का समय होता है वही सफाई का समय होता है उनका। वो सफाई कम करते हैं, वो भीख ज्यादा मांगते हैं कि लाओ 100 रुपए दो, हम सब ठाकुर जी के सफाई कर्मी हैं, हमको कुछ दे के जाओ। वो इसलिए खड़े होते हैं उस ढकेल को लेकर। अच्छा,
वो भी प्रदर्शन है। परिस्थिति वो जब लस्सी वाला लस्सी बेच रहा है, पेड़े वाला पेड़ा बेच रहा है, माला वाला माला बेच रहा है, तो सफाई कर्मी वाला अपनी ढकेल लेकर के दुकान लगा के बैठा है। वो कह रहा है कि मैं सफाई करता हूँ, मुझको कुछ दो। उसकी ढकेल से कितने लोग टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, उसकी ढकेल में ही गिर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उनको बोलो कि यहाँ से एकदम भाई क्यों बीच में भीड़ में लेकर के खड़े हो, वो सफाई नहीं कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? शासन नहीं देख रहा है, पुलिसकर्मी वहां लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो खाली भीड़ को कंट्रोल करना है। जब वहां उनका मंदिर से आएगा कि 2 नंबर गली खोल दीजिए, तब वो खोल देंगे। वो कह देंगे बंद कर दीजिए, वो बंद कर देंगे। वहां पे कितने लोग ड्यूटी पे लगते हैं मंदिर के अंदर, आपको मालूम है? मंदिर के अभी ये नए आंगन में अभी ये जो नए साल में 1200 पुलिस वालों की ड्यूटी थी। बाकी बारी मंदिर क्षेत्र के लिए मंदिर प्रांगण के बाहर और मंदिर के अंदर 1200 पुलिस वाले थे, 150 उनके सिक्योरिटी गार्ड और बाद बाकी गोस्वामी वर्ग। मंदिर की कैपेसिटी आधी तो इनने भर दी और आधे रह गए श्रद्धालु। लेकिन प्रशासन अगर ना भी लगाए ड्यूटी पर, जैसा कि आप बता रहे हैं 1200 पुलिसकर्मी, तो प्रशासन ने वो सुविधा के लिए ही तो लगाए। नहीं, सुविधा के 1200 लोग, फिर भी आदमी बेहोश हो रहा है, फिर भी जेबें कट रही हैं, फिर भी चैन टूट रही है। लाभ क्या हुआ? जब नहीं लगाए थे तब भी हो रहा था, ये काम लगाने के बाद और हो रहा है। तो वो ही सब परिस्थितियों को लेकर ही तो ये चर्चा की जा रही है कि आखिर ये परिस्थितियां बड़ी विचित्र इसलिए हैं कि प्रशासन कहता है कि हमने सुविधा के लिए आपने करा। आपने किससे पूछ के ये सुविधा बनाई? वो तो अधिकारी है मेरे घर में, वो अधिकारी है। मेरे नहीं अधिकारी हैं तो वहाँ के निवासियों से नहीं पूछोगे आप? वही तो मैंने आपसे। अधिकारी का मतलब ये नहीं है कि आप मन मर्जी अपने किसी भी जजमेंट को, किसी भी निर्णय को आप यहाँ के सामाजिक और जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर थोप दोगे। आज मेरे घर में आप कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो मेरे से बिना पूछे बनाएंगे। तो यही रहा है, हो तो यही रहा है, तो दोषी कौन है? अधिकारी। भाई अब इसमें मोटी सी बात है, ना तो कोई स्थानीय व्यक्ति जिसका दोषी, ना यहाँ की भौगोलिक स्थिति दोषी, ना किसी प्राकृतिक आपदा इसमें दोषी। इसमें दोषी है तो मात्र एक शासन और प्रशासन, जो कि ये नीतियां लागू कर रहा है। और उनकी विफलता का सबसे बड़ा सबूत है कि आज तक वो एक सफल नीति लेके नहीं आ पाए। वो किस मुंह से अपनी पीठ थपथपाते हैं, हमारे से समझ से बाहर है। फिर कैसे, मतलब अब मैं वही चीज घूम फिर के वही प्रश्न दोबारा से हम सबके सामने आ जाता है कि बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र का जो ब्रजवासी है वो आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वो पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे पहुंच चुका है, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। और उन सब चीज़ों को लेकर ही मैं आपसे लगातार ये चर्चा कर रहा हूँ। फिर विकल्प के रूप में एक कोई ऐसी बात जो चलते चलते कि ब्रजवासी को कम से कम राहत दे दो। बिल्कुल, जब कोई अच्छा काम होना होता है तो उसके सामने वो एक तपस्या और एक परीक्षा होती है। ये ब्रजवासियों की परीक्षा है। कलयुग है और कलयुग में इस तरह के जो निर्णय आते हैं, आसुरी निर्णय, वो झेलने पड़ रहे हैं। क्योंकि जब हमको किसी कक्षा में उत्तीर्ण होना है तो वो पढ़ाई तो हमको पढ़नी पड़ेगी और परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तो हम ठाकुर जी की सेवा के, हमको जो कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं, यहाँ जन्म मिला, ठाकुर सेवा मिल रही है, पड़ोसी बने ठाकुर जी आपके, या आप ठाकुर जी के पड़ोसी। अब वो हमको रूपों में ले लीजिए। अब वो हमारी परीक्षा चल रही है, हम उस परीक्षा में चल रहे हैं। उसका जो परिणाम आएगा, यदि हमारी परीक्षा में, हमारी योजना में, हमारी भक्ति में यदि कहीं कोई गलती नहीं है तो हमको सफलता मिलेगी। एक ना एक दिन ठाकुर जी इन लोगों को सद्बुद्धि देंगे और ये अपनी गलतियां महसूस करते हुए यहाँ के स्थानीय निवासियों से, स्थानीय निवासी भी कौन, जो खाटी ब्रजवासी है, खाटी ब्रजवासी भी बहुत हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो लोग जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लिए होते हैं, उन लोगों को वो मीटिंग में बुलाते हैं। नहीं तो फिर वो क्या घर घर जाकर दरवाजा थोड़ी खटखटाएंगे? नहीं, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाने की वाली बात नहीं होती है। एक इनको सूचना निकालनी चाहिए कि इस तरीके से इस समस्या के लिए फला जगह पे हम
एक मीटिंग रखना चाह रहे हैं, जो लोग अपने सुझाव देना चाहें वो लोग निमंत्रित हैं। और वहां पे ये थोड़ी ना है घर घर जाने के खटखटाने की बात नहीं है। लेकिन सुझाव मान लिया, आपकी बात में दम है कि सुझाव मांगे जाएं, लेकिन सुझाव मांगने के लिए एक जगह बनाई जाती है। उस जगह पे यदि लोगों को बुलाया जाता है तो स्थानीय लोकल में से एक कोई नेता तो होता है, एक समाज का एक मुखिया तो होता है जो समाज की बात को रखता जो है, ठीक है, को करे। तो उसमें खाली एक व्यक्ति नेता नहीं हो सकता, वो तो समस्याएं बहुत सारी अनेक हैं। तो हर विभाग से, जैसे पंडा समाज के हमारे अध्यक्ष हैं उनको बुलाया जाए, व्यापारी समाज के अध्यक्ष उनको बुलाया जाए, उनके साथ में वो लोग भी जब जाएं पहले स्थानीय लोगों से पहले मंत्रणा करके जाएं कि भाई हम उस मीटिंग में जा रहे हैं, कौन कौन सी बातें रखनी है। हाँ, ये बात आपकी सत्य है। ये नहीं कि हमें यदि मैं किसी पद पे बैठा हुआ हूँ और मेरे को निमंत्रण आया और मैंने समाज से अपने से कुछ पूछा नहीं और सीधा जाकर के वहां कोई निर्णय लिया, तो वो निर्णय हो सकता है कि उचित भी हो सकता है अनुचित भी हो, क्योंकि मैंने स्थानीय निवासियों से पूछा नहीं कुछ, भाई आप लोगों को क्या परेशानी है। जितने मेरे को विवेक ज्ञान मेरे को होगा मैं उतनी बात अपनी रख दूंगा, बाद बाकी तो बात रह जाएगी। और यदि एक भी बात कोई रहती है वही एक समस्या की जननी हो जाती है। अब जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि ब्रजवासी जो बांकीबारी मंदिर क्षेत्र का निवासी है वो परीक्षा दे रहा है और परीक्षा का परिणाम आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा वो परीक्षा का परिणाम यदि कॉरिडोर के रूप में आता है वो सुखद परिणाम माना जाएगा कि या ठाकुर जी का दंड माना जाएगा? कॉरिडोर के रूप में यदि आता है तो वो परीक्षा ही चल रही है, परिणाम नहीं। कॉरिडोर परिणाम नहीं है, कॉरिडोर परिणाम नहीं है, वो परीक्षा ही है। सरकार तो लगभग उसको जो आज का जो जनमानस है कॉरिडोर अगर यदि बनता है तो उसे परीक्षा के परिणाम के रूप में देख रहा है। नहीं, वो परिणाम नहीं है, वो जैसे होते हैं ना तिमाही परीक्षा हो गई, छमाही हो गई, वो है, वो तो लास्ट में जब होगा तो वो तो कुदरत की मार होगी किसी दिन, तो तभी जब कुछ होगा वो बैठा है ठाकुर देख लेगा, करने नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, परिणाम क्या होगा? मतलब ये कैसे मालूम होगा आम जनमानस को, चाहे वो मंदिर के दर्शनार्थ आने वाला श्रद्धालु हो या वृंदावन के किसी और मोहल्ले का निवासी हो, बांकीबारी मंदिर क्षेत्र का ना हो, कहीं का भी हो, तो वो कैसे समझेगा कि ये परिणाम है? कैसे परिलक्षित होगा कि जो बांकीबारी मंदिर क्षेत्र का जो ब्रजवासी है या जो भी परीक्षा में बैठा हुआ था उसके परीक्षा का परिणाम ये है, ये कैसे परिलक्षित होगा? उसके लिए जिस दिन सुगमता से दर्शन हो जाए ठाकुर के, समझ लो कि परिणाम आ गया। जब तक परेशानियां हैं, कॉरिडोर बनने के बाद अगर सुगमता से दर्शन होते तो परिणाम हो ही नहीं सकते ना, कोई लॉजिक ही नहीं है। उस पब्लिक को आप गलियों में से हटाकर और एक समूह में एक अलग जगह आप इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के अंदर की व्यवस्था आपसे कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपने यदि 2 लाख आदमी इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है या जो मुझे जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि सरकार जो कॉरिडोर का निर्माण नहीं कर रही है वो केवल इसी वजह से अभी तक नहीं कर रही है क्योंकि मंदिर क्षेत्र जो मंदिर का आंगन माना जाता है, जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो मंदिर की जो प्रांगण है उसको हस्तक्षेप करने का मौका भी सरकार को नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए मिल जाता है हाँ, मंदिर प्रांगण यदि बढ़ता है तो परिणाम सामने है, तो परिणाम अपने आप, फिर तो कॉरिडोर की भी आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर के साथ ही सरकार ला रही है, कॉरिडोर बना दे भले, अच्छा, और मंदिर क्षेत्र और मंदिर का प्रांगण बढ़ा दे, प्रांगण को बढ़ा दे तो परिणाम सामने आ जाए। फिर तो समस्या भाई, जो भी श्रद्धालु हैं, परीक्षा मान ली जाएगी, वो श्रद्धालुओं को जितना आपने इकट्ठा किया है उतना उनको आसानी से आप निकाल सको। आप एक जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन जगह जो जिस जगह से निकालना है वो बहुत सक्रिय है, तो वो तो भीड़ निरंतर बढ़ती रहेगी बाहर, उसका क्या इलाज है? अब एक चीज और पूछूंगा, मैं कभी श्रीनाथ जी नहीं गया, आप गए? श्रीनाथ जी का बताते हैं कि बिहारी जी जैसी ही स्थिति है। मैं श्रद्धालु इतना आता है जितना बिहारी जी में आता है? नहीं आता। बिल्कुल आता है, आता है, बिल्कुल आता है। तो मैं कॉरिडोर है क्या है? नहीं, ये जानना चाहूंगा। नहीं, वहाँ जो है व्यवस्था, जो बाजार थे वो काफी जैसे यहीं के वृंदावन के तरह थे, छोटे छोटे, उनका विस्तार किया गया, उनको बाजारों को छोड़ाया गया
मंदिर प्रांगण को न तो छेड़ा गया, न मंदिर के आसपास की जगह को छेड़ा गया। मंदिर के आसपास के बाजार भी वैसे ही, लेकिन जो बाहरी बाजार थे, जहाँ बाहर के आने वाले श्रद्धालुओं के, मंदिर से कितनी दूरी पर? मंदिर से लगभग ये समझ लो 100 मीटर की दूरी तक। यहाँ से उससे बाहर के जितने भी बाजार थे सब छोड़ा। ठीक है, वहां से लेकिन तो जितना जो पब्लिक का जो दबाव होता है जब भीड़ लगती है, लेकिन वो तो मंदिर के पास जैसे जैसे पहुंचेंगे भीड़ का दबाव। नहीं, मंदिर के पास तो टुकड़ियों में भेजा जाता है। अच्छा, टुकड़ियों में भेजा जाता है। मंदिर के पास भीड़ नहीं लगाने देते, उन रास्तों में, उन बाजारों में भीड़ लग जाती है, वहां रोक दिया जाता है। जैसे कि आज यदि आप यहाँ सोचे कि विद्यापीठ पर रोक दो, आप वहां से टुकड़ियों में भेजो आप 200, 400 आदमी, तो इसी तरह से तो भेजते हैं तो रेलिंग के लगाने की जरूरत क्या है? हाँ, रेलिंग तो एक आने की और एक जाने की। नहीं, आने की जाने की, जब आने की जाने की मतलब ही नहीं है। जब आपने वन वे बना दिया तो आने की जाने की क्या मतलब? तो वो तो लगाई इसी स्थिति में रेलिंग, आपने भी देखी है, मैंने भी तो देखी है। गलत लगाई है ना, लाखों करोड़ों रुपया जी यूं ही तो बर्बाद कर। आज लगा दी, कल उखाड़ दी। हाँ, उखड़ती भी है, जब उसका कोई पूर्णता हो जाती है तब उखाड़ भी देते। कोई विकल्प नहीं। उस दिन आपको एक रूट ऐसा निर्धारित करना चाहिए जो कि सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए हो, सारे रूटों को श्रद्धालुओं के लिए नहीं, और रूटों को स्थानीय निवासियों के लिए छोड़ना चाहिए, जिससे कि आज मान लो विद्यापीठ जाना भी है किसी को, स्थानीय निवासी को, तो वो उस रास्ते ना होकर के दूसरे रास्ते होकर निकल जाए, कहीं से तो उसको खुला मिले। आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते आगंतुकों के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए, स्थानीयों के लिए कौन सा है? स्थानीयों के लिए तो घूम के जाओ। कहां से? सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपने। तो घर ही उनका मंदिर में, मंदिर के पास है। नहीं तो कोई तो रास्ता, एक रास्ता आप श्रद्धालुओं के लिए बना दो ना, आप वहां से टुकड़ियों में भेजो। चलो, आपकी कामना पूर्ण हो, हम सबकी कामना। हमारी कामना तो ठीक है, और श्रद्धालुओं की कामना पूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की कामना पूर्ण करने का तो हर संभव प्रयास प्रशासन कर रहा है, और आज और आप इसी चर्चा को लेकर बैठे हैं कि श्रद्धालुओं के साथ साथ हम ब्रजवासियों की भी कामना पूर्ण हो। हम ब्रजवासियों की जो ध्येय है कि ठाकुर से हमारा जो लगाव है वो बना रहना चाहिए। आज आपने व्यवस्थाओं के नाम पर हम ब्रजवासियों से हमारा ठाकुर छुड़वाने का जो कार्य किया है, वो उसे किसी भी रूप में ले ले। हमारी घर की माता बुजुर्ग कम से कम आरती के समय तो जाते थे, आज उनका जाना बंद हो गया। घुड़चड़ी हमारी बंद हो गई। आज 2 दिन पहले परिस्थिति ये हो गई कि सब यात्रा तक बंद हो गई, बंद हमारी हो गई। तो उसी चीज को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं कि हमारी इस आवाज को सुनकर प्रशासन ये समझे कि हम ब्रजवासियों को हमारे ठाकुर से दूर ना किया जाए। और एक बात और हमारे समीर शुक्ला जी ने बहुत अच्छी कही कि परीक्षा दे रहे हैं हम सब ब्रजवासी, अपने ठाकुर के आगे दे रहे हैं, प्रशासन के आगे नहीं दे रहे, ना सरकार के आगे दे रहे, अपने ठाकुर के आगे परीक्षा दे रहे हैं। और ठाकुर उसका परिणाम जिस रूप में देगा वो आने वाले दिनों में हम सभी के सामने हो जाएगा। वो परिणाम किस रूप में दिखाई देगा, तो शुक्ला जी ने एक ही बात कही, जिस दिन सुगमता से दर्शन भक्त को होने लगे तो समझ लो परिणाम आ गया है, और अगर दर्शन नहीं हो रहे हैं तो समझना अभी भी परीक्षा चल रही है। कॉरिडोर अगर यदि बनता है तो वो परीक्षा का परिणाम नहीं है, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। परीक्षा का परिणाम वही होगा जब दर्शन अच्छे से होने लग जाएंगे, ब्रजवासी अपने ठाकुर के पास पहले की तरह से पहुंचने लग जाएगा, तो वो परीक्षा पूर्ण मानी जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय समीर शुक्ला जी का, इतना समय उन्होंने दिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। ब्रिज टॉक के सभी दर्शकों के लिए अगली कड़ी में एक बार फिर हम किसी और मुद्दे के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे, और आप सभी ब्रजवासियों के विचार रखेंगे इस ब्रिज टॉक में। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कर्तव्य है रखना, इसे हम आगे निरंतर इसी प्रकार